लेसन चला हुआ था अपूर्व अनुभव, अनोखा अनुभव। इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागी। तो इस पाठ में क्या बताया गया था कि तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका कई भाषाओं में हो चुका है और यह एक ऐसी पाठशाला है कि और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है कि जिसमें क्या है, रेल के डिब्बे तो कक्षाएं हैं और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट है, शाखा बच्चों के खेलने के कोने हैं। और इस अनोखे स्कूल के संस्थापक कौन थे? कोबायाशी। और लेखिका जो है इस पाठ्य स्कूल की छात्रा हैं और उन्होंने बचपन के जो अनुभव थे उनके, उनको लेकर के एक यह तोतो-चान का अंश लिया है, अपूर्व अनुभव। तो इस पाठ में तोतो-चान के बारे में बताया गया है कि तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है और यहाँ वहां क्या था, अपना अलग अलग पेड़ होता था और उस पेड़ पर वे खेलते थे, चढ़ते थे, जो भी थे, उछल कूद मचाते थे, झूलते थे, जो भी करते थे, अपना एक निजी पेड़ उन्होंने बना रखा था। तो उनके पेड़ पर जाने के लिए दूसरी एक लड़की थी और यासुकी-चान एक लड़का था। यासुकी-चान अपाहिज था तो वह तोतो-चान ने सोचा कि मैं यासुकी-चान को बुलाकर अपने पेड़ पर चढ़ाऊं और पेड़ के ऊपर से आसपास के वातावरण को दिखाऊं जिससे कि उसको अच्छा लगेगा। तो घर में बिना बताए तोतो-चान ने यासुकी-चान को बुला लिया और यासुकी-चान ने भी अपने घर में किसी को नहीं बताया। तो वे दोनों पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रयास कर रही हैं। तोतो-चान यासुकी-चान को चढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है लेकिन वह चढ़ नहीं पा रहा है। वह हिम्मत से हार चुका है क्योंकि एक पैर से अपाहिज है, चढ़ नहीं पाता, सीढ़ी लगाई उससे भी नहीं चढ़ पा रहा। तो उस एक लेकर के तोतो-चान काफी प्रयास कर रहे थे तो उनको कुछ भी समय का पता नहीं चल रहा था क्योंकि दोनों बहुत ही मेहनत कर रहे थे और जो तोतो-चान थी वो यासुकी-चान का एक एक पैर पकड़ करके सीढ़ी पर ऊपर वाले सीढ़ी पर रख रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, यानी सिर का सहारा दे करके उसके पिछले हिस्से को भी वह स्थिर करती रही और यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। उधर से तोतो-चान एक एक पैर को पकड़कर ऊपर तक पहुंचा रही थी और दूसरा पीछे से अपने सिर से भी उसको सहारा दे करके ऊपर चढ़ाने की भरसक कोशिश कर रही थी और यासुकी-चान भी पूरी शक्ति लगाए हुए था कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं और अंत में उसकी मेहनत सफल हुई, वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। हुर्रे! जब ऊपर पहुंच गए तो वे बहुत ही खुश हुए। एकदम से उन्होंने आवाज निकाली, हुर्रे! पर जैसे यासुकी-चान ने इतनी मेहनत की थी तो उसे लगा कि जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई और तोतो-चान तो सीढ़ी से छलांग लगा करके जहां पेड़ पर दो टहने निकल रहे वहां पर आसानी से पहुंच गया, पर यासुकी-चान को वहां तक लाने
कि हर कोशिश बेकार रही। क्यों? क्योंकि यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान को देख रहा था कि वह कैसे वहां पर जाए, और तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। यानी तोतो चान को भी बहुत अधिक दुख हुआ कि वह यहाँ तक तो इसे ले आई, इससे आगे उसे कैसे लाए। उसके बाद उसने चाहा था कि यासुके चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाई, क्योंकि तोतो चान ने सोचा था कि यासुके चान को पेड़ पर बुला करके पेड़ के ऊपर बैठ करके सारी चीजें दिखाएगी, लेकिन वह तो सीढ़ी तक ही आ पाया, उससे आगे वह कैसे आएगा। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुके चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुके चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो तोतो चान थी वह रोई नहीं। उसे ये डर था यदि वह रोने लग जाएगी तो यासुके चान भी उसे देखकर रोने लग जाएगा। जो पोलियो के कारण उसकी उंगलियां सूखी हुई थी, थोड़ी सी पिचक गई थी, उनको तोतो चान ने पकड़ा और अपने हाथ में ले लिया। और जो यासुके चान था वह तोतो चान से थोड़ा सा बड़ा था, तो उस करके उसका हाथ भी तोतो चान से बड़ा था और उंगलियां भी लंबी थी। तो कुछ देर तक, काफी देर तक वह तोतो चान उसका यासुके चान का हाथ अपने हाथ में पकड़े रही और फिर बोली कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। यानी हाथ से पकड़कर मैं तुम्हें पेड़ पर खींचती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुके चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुके चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुके चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुके चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। उस समय जब वह तोतो चान यासुके चान को पेड़ की ओर खींचने लगी, तो उस समय यदि कोई बड़ा व्यक्ति वहां होता तो उन्हें देख करके जरूर से मतलब कि जरूर डर जाता कि ये दोनों नीचे गिरेंगे। डर के मारे वह चीखने लग जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि सच में ही जोखिम वाला कार्य था। दोनों ही जोखिम उठाए हुए थे और जो यासुकी चान थी उसको तोतो चान पर बहुत अधिक भरोसा था, जो कि खुद यासुकी चान के लिए खतरा उठा रही थी। वह यासुकी चान को खुश करना चाह रही थी, बाहर की दुनिया दिखाना चाह रही थी पेड़ के ऊपर बिठा करके। इसलिए यासुकी चान को क्या था, उस पर पूरा भरोसा था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से, क्योंकि जो यासुकी चान था उसके बड़े हाथ थे और तोतो चान के छोटे हाथ थे, तो अपने छोटे छोटे हाथों से यासुकी चान को अपनी ओर खींचने लगी। कहां पर? जहां पेड़ की दो शाखाएं थी उस तरफ। और जो बादल थे उसका एक बड़ा सा टुकड़ा, जैसे कड़कती धूप थी तो उस सूरज के सामने आकर के उस दोनों बच्चों को धूप से बचाने की कोशिश कर रहा था। कौन? बादल का टुकड़ा। बादल का टुकड़ा सूरज के सामने आकर उन दोनों बच्चों को धूप से बचाने की कोशिश कर रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। उनकी मेहनत रंग लाई और यासुकी चान को तोतो चान ने पेड़ पर पहुंचा दिया और दोनों ही पेड़ की द्विशाखा पर थे। यानी जो दो टहने थे, जहां से पेड़ के टहने स्टार्ट होते थे, वहां पर दोनों पहुंच चुके थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। काफी मेहनत की, काफी मेहनत के बाद तोतो चान को बड़ा पसीना आया हुआ था और बाल भी उसके बिखरे हुए थे, तो उसने अपने चेहरे से बाल हटाए और जैसे हमारे घर कोई आता है तो हम उसका आदर सम्मान करते हैं, झुक करके कि आइए, आप हमारे घर में आइए।
तो ऐसे ही तोतो चान ने भी क्या किया, झुक करके यासुकी चान का स्वागत किया कि आइए मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यासुकी चान जो टहना था उसके सहारे खड़ा हुआ, सहारा लेकर के खड़ा हुआ था, बैठा हुआ जैसे भी था। तो कुछ झिझकता हुआ सा वह मुस्कुराया भी, क्योंकि तोतो चान ने उसको अंदर आने के लिए बोला था, स्वागत किया था, आमंत्रित किया था। तो वह मुस्कुराया और उसने भी मजाक में बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि सभ्यता तो यही है, कोई किसी को बुलाता है तो सभ्यता से बुलाता है, और जिसको अंदर जाना होता है वह भी सभ्यता से उससे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ऐसे ही तोतो चान ने भी सभ्यता दिखाई और यासुकी चान ने भी सभ्यता दिखाई। यहाँ से भी आपको कुछ सीख मिल रही है। आप जो ध्यान से पढ़ेंगे तो, सुनेंगे तो, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ कि हमें दोस्तों में भी आपस में कैसे सभ्यता देनी चाहिए और कैसे उनका स्वागत करना चाहिए। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी, क्योंकि इससे पहले तो वह कभी भी पेड़ आदि पर नहीं चढ़ा था, कि जो पेड़ पर चढ़ करके उसने इधर उधर का दृश्य देखा हो, दुनिया देखी हो। तो उसको बड़ी हैरानी हो रही थी और बड़ी खुशी हो रही थी, कि ऐसे होता है पेड़ पर चढ़ना। बड़ा खुश होते हुए उसने तोतो चान को बोला। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। वे काफी देर तक पेड़ पर बैठे रहे और आराम से इधर उधर के बातें करते रहे, गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है, वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। अब जैसे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उनके सामने कोई नई बातें होती हैं तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। तो ऐसे ही वो दोनों फ्रेंड्स बैठे थे, इधर उधर के गप्पे लड़ा रहे थे। तो यासुकी चान ने बताया कि मेरी बहन अमेरिका में है। यासुकी चान की बहन कहाँ है? अमेरिका में है, और वहाँ एक ऐसी चीज है जिसका नाम है टेलीविजन। बड़ी खुशी से, उमंग से भर करके वह बता रहा था, और कहा कि मेरी बहन बताती है कि जब वह जापान में आ जाएगा, क्या, टेलीविजन, तब हम घर बैठे बैठे ही उससे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। यानी कि ये लेसन बहुत पहले का लिखा हुआ है। उस समय टेलीविजन जो है बहुत कम चले थे, कहीं कहीं थे। तो उस समय तो जैसे टेलीविजन के बारे में सोच कर भी ये हैरानी होती थी कि उसमें कैसे दृश्य दिखाई देंगे, कैसे कुश्ती दिखाई देगी, कैसे उसमें लोग खेलते दिखाई देंगे। तो यह उस समय की बात है। तो बहुत ही हैरानी वाली बात होती थी जब यह टेलीविजन चला चला था और किसी किसी के पास था। तो उसी के बारे में अपने भाई को, यासुकी चान को, यानी उसकी बहन ने बताया था कि वह जब हम घर उसमें सुमो कुश्ती देखेंगे। और उसको क्या नाम दे रही है, कैसा बता रही है टेलीविजन कैसा होता है? वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। कैसा बताया टेलीविजन उसने? एक डिब्बे बताया। तो टेलीविजन तो अब तो आप भी देख ही चुके होंगे कि टेलीविजन कैसा होता है, एक बॉक्स के आकार में होता है। अब तो टेलीविजन भी पीछे रह गए हैं और चीजें चल पड़ी हैं, एलईडी वगैरह, जो भी है बहुत सारी चीजें चल पड़ी हैं जिसमें आप सभी कुछ देख सकते हैं। तो उसके बाद तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। उस समय तोतो चान को यह बात समझ में नहीं आई कि यासुकी चान जो कहीं चल नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, तो घर बैठा ही वह उन चीजों को
देख सकेगा, उसके क्या अर्थ होंगे, वह इस तरह से सोचती रही। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। जो तोतो चान थी, यासुके चान के बताने के बाद ये सोचती रही कि जो सुमो पहलवान है, सुमो कुश्ती देखने की बात की थी ना यासुके चान ने, तो वह यही सोचती रही जो सुमो पहलवान है एक छोटे से डिब्बे में, टीवी को जैसे डिब्बे के रूप में बता रहे ना, डिब्बे जैसा होता है, तो वह सोच रही है कि जो सुमो पहलवान है वो इस एक डिब्बे में कैसे आ सकते हैं और कैसे कुश्ती लड़ सकते हैं। उनका आकार तो बड़ा होता है, जो पहलवान होते हैं उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है, और जो टेलीविजन है वो एक डिब्बा होता है, तो उसमें वह कैसे आ सकता है। यह बात तोतो-चान सोचती जा रही थी, पर उसे यह बात बड़ी लुभावनी लगी, लेकिन उसे ये बात अपनी तरफ आकर्षित करने वाली लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुके चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। उस समय टेलीविजन के बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि किसी के घर नहीं होता था, तो पता नहीं था। तो सबसे पहले यासुके चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। किसके बारे में? टेलीविजन के बारे में। और जब वो दोनों बैठे गप्पे हाँक रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। वहाँ पेड़ पर बैठ करके दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मतलब खुश थे, और ऐसे लग रहा था दोनों को जैसे कि पेड़ जैसे हमें देख करके, बच्चों को देख करके गीत गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उनको पेड़ों को देखकर वे दोनों बच्चे भी बहुत ही खुश थे। यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला मौका था, जो कि तोतो चान ने उसे पेड़ पर चढ़ाया था, और अंतिम मौका ये था कि शायद इसके बाद उसे कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ा पाएगा। तो इस करके यासुके चान भी बहुत अधिक खुश था, और वह पहले और आखिरी मौके का जी भरकर आनंद लेना चाहता था। तो यह इन दोनों बच्चों की कहानी है, जो अपूर्व अनुभव था, उसके बारे में यहाँ कुछ अंश लेकर तोतो चान का बताया गया है, और कि तोतो चान ने किस प्रकार से अपने मित्र की सहायता की और उसको पेड़ पर चढ़ा करके दुनियादारी दिखाई है। और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत अधिक जरूरी है। तो आपको इसकी बैक एक्सरसाइज जो है, अभ्यास प्रश्न है, वो आपको इनके आंसर बनाने हैं, और इस पार्ट के इंटरनल क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं। अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं आपको बनाने हैं, और उनको कोशिश करनी है याद करने के लिए भी, जैसे भी आपसे बने, और जो वर्ड मीनिंग है वो भी निकाल करके आपको याद करने हैं। अब जितना पाठ आपसे आपके सामने अभी हुआ है या पिछली मीटिंग में हुआ था, उसके आधार पर मैं कुछ इंटरनल क्वेश्चन आपसे सुन रही हूँ। तो जिस बच्चे का नाम लूंगी वो तैयार रहे और मुझे आंसर दे। 2-4 आंसर जितने भी होते हैं मैं वो